दोस्तों, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप उसको बेचना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसी अनहोनी ना हो, किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो, तो आपको ये 6 बातें जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी दूंगा, यानी कि 6 पॉइंट आपको जो मैं बताने वाला हूँ, 6 पॉइंट जानने के बाद वो बोनस पॉइंट जानना बेहद जरूरी है। ये 6 पॉइंट समझने के बाद वो बोनस पॉइंट आपकी समझ में आएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपके साथ किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते टाइम किसी भी प्रकार का धोखा ना हो, किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी बेचने से लेकर उसका पूरा पैसा लेकर रजिस्ट्री कराने तक क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो 6 पॉइंट में बताऊंगा, और 7वां पॉइंट बोनस के तौर पर अलग से आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भले ही आपकी वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, आप कोई बिल्डर्स हो या कोई एजेंट हो या किसी भी प्रकार का आपका कोई भी प्रॉपर्टी के संबंधित रोल हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं और मेरे इस वीडियो में बताए गए 6 टिप्स को आपने बारीकी से समझ लिया और बोनस पॉइंट को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो फिर जिंदगी में कभी आपको किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत फॉरवर्ड प्लेयर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे बताए गए 6 टिप्स को अपना लिया तो आपकी जिंदगी भर की कमाई जो आपने उस प्रॉपर्टी में लगाई है वो खतरे में नहीं पड़ेगी, वो मुश्किल में नहीं पड़ेगी। इन 6 टिप्स को जानने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी की डील अच्छे तरीके से कर पाएंगे और जो पैसा प्रॉपर्टी को बेचकर आपके पास आने वाला है और उसको सही कब्जे में ले पाएंगे। इसके अलावा इन 6 टिप्स को जानने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को बेहतरीन तरीके से बेचकर उस प्रॉपर्टी का बेहतरीन रेट आउटपुट भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर। वीडियो को लंबा न करते हुए हम आते हैं पहले टॉपिक पर। जिस टॉपिक का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के खरीदार से मिलें, जब आपकी उससे मीटिंग तय हो, जब आपको सौदा तय करने की बारी आए और जब आपका सेल एग्रीमेंट बनने की बारी आए, यानी कि वो एडवांस पेमेंट देने की कंडीशन में आए, तो उस वक्त आप उसके पास प्रॉपर्टी की ओरिजिनल जेरोक्स लेकर बैठेंगे। कई बार लोग गलती ये करते हैं कि जब प्रॉपर्टी की डील होती है तो उस टाइम जेरोक्स कॉपी लेकर जाते हैं, पेपर इधर उधर रखे हुए होते हैं तो आधे अधूरे पेपर लेकर जाते हैं और उसी कंडीशन में डील हो जाती है, लेकिन बाद में कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर मिस होते हैं तो बाद में दोनों पार्टियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की फाइल ओरिजिनल वहां पर लेकर जाएं और खरीदार को अच्छे तरीके से, जो मीडिएटर है, ब्रोकर है, उसके अंडर में उस फाइल को अच्छे तरीके से चेक करा दें। चेक करवाने से फायदा यह होगा कि प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट मिस होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा और बाद में दोनों ही पक्षों को किसी भी संभावित होने वाली मुश्किल से बचा जा सकेगा। इसका एक फायदा ये होगा कि प्रॉपर्टी खरीदार चूंकि आपकी मूल फाइल देख चुका होगा तो वो बाद में उस सौदे में किसी भी तरह का किंतु परंतु या इफ बट नहीं कर सकेगा, किसी भी तरह की कोई चालाकी नहीं कर पाएगा। अब इसमें जब आप ओरिजिनल फाइल लेकर जाएं और डील करने बैठें तो आपको स्पेशली एक चीज का ध्यान रखना होगा। बहुत ही उम्दा पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, इस पॉइंट का बहुत लोग ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं और बाद में उलझनों का सामना करना पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी वकील को या किसी भी प्रॉपर्टी खरीदार को आपकी प्रॉपर्टी के पेपर, जब तक आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री न हो जाए, जब तक आपको उसके पूरे पैसे न मिल जाए, तब तक किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज आपको उनको सुपुर्द नहीं करने हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज किसी भी कंडीशन में किसी भी वकील को या खरीदार को रजिस्ट्री होने से पहले नहीं देने हैं। हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी की डील हो जाए और एग्रीमेंट बनने की नौबत आ जाए और खरीदार आपको एडवांस के तौर पर कुछ पैसा देने लगे तो उस वक्त आप ये कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देकर जेरोक्स कॉपी का सेट उसको दे सकते हैं और उस पर यह लिख कर दे सकते हैं कि फला व्यक्ति को फला प्रॉपर्टी के पेपर इस काम के लिए दिए गए हैं। तो इसमें मेन पॉइंट हमारे सामने ये आता है जिसका कि हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि किसी भी सूरत में हमारा सौदा होने के बाद प्रॉपर्टी के दस्तावेज, चाहे वो वकील हो, चाहे वो खरीदार हो या चाहे कोई वो ब्रोकर हो या कोई प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का ब्रोकर हो, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर जब तक आपकी रजिस्ट्री ना हो जाए, जब तक आपको आपकी प्रॉपर्टी के पेमेंट पूरा आपके अकाउंट में ना आ जाए, उस कंडीशन तक आपको अपनी प्रॉपर्टी के पेपर किसी भी सूरत में उन लोगों को नहीं देने। और दोस्तों, अगर गलती से आपने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर ओरिजिनल रूप से किसी वकील को दे दिए, किसी खरीदार को पहले से ही दे दिए, उसने आपको पैसा दिया ही नहीं है,
तो फिर आपके हाथ से बात निकल जाएगी। किसी भी इफ बट किंतु परंतु खरीदार की तरफ से करने पर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और आपको सिर्फ पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और दूसरा पॉइंट यह है कि आपकी प्रॉपर्टी की डील हो जाती है, आपका एग्रीमेंट बन जाता है, आपको एडवांस भी दे दिया जाता है। उसके बाद खरीदार बैंक से लोन लेता है तो आपको वो ये बोलता है कि प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज आप उसको सुपुर्द कर दें, क्योंकि हमारी डील हो चुकी है और वो पेपर उसको बैंक में चेक कराने हैं, बैंक के लॉयर को चेक कराने हैं। ऐसा बोलकर वो आपसे मूल फाइल की डिमांड करेगा और आपने अगर सीधापन दिखाया और आपने उसको फाइल सुपुर्द कर दी तो वो फाइल फिर आपके पास वापस नहीं आएगी। कई बार खरीदार वकील को साथ लेकर आता है और ये कहता है कि वकील साहब के पास में फाइल रखवा दो और हम बैंक में चेक करवा कर आपको रिटर्न कर देंगे, या फिर फाइल वकील साहब के पास रखवा देंगे। तो किसी भी बैंक का वकील चलकर खरीदार के पास कभी नहीं आता है। वकील के पास खरीदार को फाइल को चेक कराने के लिए जाना पड़ता है, या फिर प्रॉपर्टी बेचने वाले को उस फाइल को वहां चेक करवाने के लिए जाना पड़ता है। तो अगर खरीदार उस प्रॉपर्टी के प्रति कोई लोन लेना चाहता है और वो लॉयर को या बैंक को उस प्रॉपर्टी के दस्तावेज ओरिजिनल रूप से चेक करवाना चाहता है, तो आपको ये करना है कि मूल प्रॉपर्टी के दस्तावेज खरीदार के साथ जाकर आपको वकील को चेक कराने हैं। अच्छे तरीके से वकील चेक कर ले तो वापस से उससे सुपुर्दगी लेकर अपने कब्जे में लेकर अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज अपने पास लाकर रख देने हैं, लेकिन किसी भी सूरत में वकील को नहीं देने हैं, न ही खरीदार को देने हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को बेचने का इकरार करते हैं तो आपका खरीदार प्रति एक सेल एग्रीमेंट निष्पादित करना होता है, और वो सेल एग्रीमेंट बेचने वाला खरीदार को करके देता है। तो उस सेल एग्रीमेंट में उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारी डिटेल हमको डालनी होती है। कितने अमाउंट में उस प्रॉपर्टी का सौदा हुआ है, आज की तारीख में एडवांस के तौर पर पैसा कितना दिया जा रहा है, उसको किस माध्यम से दिया जा रहा है, बाकी का पैसा कितनी तारीख को दिया जाएगा और कितने दिन बाद उस प्रॉपर्टी की खरीदार रजिस्ट्री करवा लेगा। ये तमाम तरह की सारी चीजें उस सेल एग्रीमेंट में लिखी जाती है। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको सेल एग्रीमेंट में दर्ज जरूर करवा लेना चाहिए। वो ये है कि एडवांस के तौर पर आपको सबसे पहले 20,000 से ज्यादा का एग्रीमेंट में मेंशन नहीं करना है, और अगर आपको बैंक के जरिए NEFT या RTGS के जरिए या पे ऑर्डर के जरिए एडवांस के तौर पर पेमेंट दिया गया है तो उसको आपको उस सेल एग्रीमेंट में दर्ज करवा लेना चाहिए। इसके अलावा सेल एग्रीमेंट में आप पेमेंट की टर्म एंड कंडीशन मेंशन नहीं करते हैं तो आपको बाद में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी की डील खटाई में पड़ सकती है, उस डील को पूरा होने में देरी लग सकती है, आपको उस प्रॉपर्टी के खरीदार के और बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी तरह की मुश्किल और आने वाली भविष्य की किसी भी परेशानी से बचने के लिए हमको सेल एग्रीमेंट में ये तमाम शर्तें, टर्म एंड कंडीशन लिख देनी चाहिए कि एडवांस पैसा कितने टाइम बाद कितना दिया गया है, किस माध्यम से दिया गया है, बकाया पैसा कितने दिन बाद दिया जाएगा, रजिस्ट्री की दिनांक क्या होगी और उस प्रॉपर्टी का पैसा किस माध्यम से आपको दिया जाएगा। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो भविष्य में किसी भी होने वाले विवाद से आप बचे रहेंगे और भविष्य में होने वाली किसी भी मुश्किल से आप जरूर बच पाएंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी बातें मैं बता रहा हूँ मेरे 22 साल के रियल एस्टेट कैरियर में मेरे अनुभव के आधार पर सारी बातें बता रहा हूँ, और ये सारी बातें आप चाहे किसी कृषि भूमि को बेच रहे हो, किसी कमर्शियल प्लॉट को बेच रहे हो, कॉमर्शियल गोडाउन को बेच रहे हो, किसी फ्लैट को बेच रहे हो, किसी बने बनाए मकान को बेच रहे हो, कहने का ये मतलब है कि रियल एस्टेट से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को बेच रहे हो उसमें ये सारी बातें लागू होती है। और उन सभी प्रॉपर्टी को बेचते समय आपको इन सभी बातों को अपने ज़हन में जरूर रखना चाहिए, और आज की ये सारी बातें अगर आपने अपने ज़हन में रखी तो आप एक बढ़िया बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टी सेलर बन पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में 22 सालों से काम कर रहा है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें और इस तरह के वीडियोस देख पाएं। दोस्तों अब वीडियो के इस भाग में हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि मान लीजिए आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को दो व्यक्ति मिलकर खरीद रहे हैं यानी कि जॉइंट रूप से खरीद रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको उन दोनों व्यक्तियों के नाम से जॉइंट रजिस्ट्री करवानी है
इसके अलावा अगर आप सेल एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो सेल एग्रीमेंट भी उन दोनों व्यक्तियों के नाम से करवाना है। ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट आप किसी एक व्यक्ति के नाम से कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी ज्वाइंट रूप से दो व्यक्ति खरीद रहे हैं और आपको वो ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर इसके साथ ज्वाइंट रूप से रजिस्ट्री करवाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उन दोनों व्यक्तियों की आईडीज आपको लेनी है और सेल एग्रीमेंट में क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2 में दोनों व्यक्तियों के नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र, उनका वर्तमान पता, उनका स्थायी पता और उनकी जाति वगैरह सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। उनका आधार कार्ड लेना है, पैन कार्ड लेना है और एग्रीमेंट में वो भी सब मेंशन करवाना है। दोस्तों इस वीडियो में जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको बड़े से बड़ा वकील भी लाखों रुपए लेकर ऐसे पॉइंट बिल्कुल नहीं बताएगा जो कि मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। और अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अपने जहन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे तो कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते टाइम आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा, कोई अनहोनी घटना नहीं होगी। और इसके साथ साथ आप अपने खुद के लेवल पर एक बेहतरीन सेल एग्रीमेंट बना पाएंगे, एक बेहतरीन सेल डीड बनवाकर उसकी रजिस्ट्री करवाकर सारा पैसा अपने बैंक में या अपने घर पर लेकर अच्छे तरीके से उस डील को फाइनल कर पाएंगे। इस पॉइंट के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक नया पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूं और वो पॉइंट ये है कि अगर आप किसी दो व्यक्तियों के नाम से किसी भी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो सेल एग्रीमेंट में जाहिर बात है कि उन दोनों व्यक्तियों के नाम आएंगे और सेल डीड भी उन दो व्यक्तियों के नाम से बनेगी। तो आप जो भी पैसा उन व्यक्तियों से प्राप्त कर रहे हैं तो आपको उन दोनों व्यक्तियों के अकाउंट से अपने अकाउंट में आधा आधा पैसा लेना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने किसी भी प्रॉपर्टी को 60 लाख रुपए में बेचा है और दो व्यक्तियों के नाम से उन व्यक्तियों ने उस प्रॉपर्टी को ज्वाइंट रूप से खरीदा है और आपने एग्रीमेंट के वक्त 5 लाख रुपए पेशगी के तौर पर, एडवांस के तौर पर लिए हैं। तो अगर दो व्यक्तियों के नाम से आपने सेल एग्रीमेंट निष्पादित किया है तो दोनों व्यक्तियों से उनके अकाउंट से आपको 2.5 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त करने हैं और बाकी के जो 55 लाख रुपए हैं वो आपको उन दोनों व्यक्तियों के नाम से आधे आधे रजिस्ट्री के टाइम अपने अकाउंट में प्राप्त करने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दो व्यक्तियों के नाम से अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो सीधा सीधा ये मतलब है कि उन दोनों व्यक्तियों के नाम से जितने में आपने प्रॉपर्टी बेची है उसका आधा आधा पैसा उनके अकाउंट से सीधे आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद नंबर आता है 5वें पॉइंट का और 5वां पॉइंट ये है, इसी बिंदु से जुड़ता हुआ है, इसी से रिलेटेड है। जो पॉइंट मैं आपको पिछले पॉइंट्स में बता चुका हूं वो ये है कि आपको पेमेंट जो प्राप्त करना है वो किस माध्यम से प्राप्त करना है। कैश लेना है, चेक से लेना है, डीडी से लेना है, किसी पे ऑर्डर से लेना है या किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेना है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि चेक लेने से मैं हमेशा मना करता हूं। मैंने पूर्व के कई वीडियो में बताया है कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी का पेमेंट लेते वक्त चेक से पेमेंट लेने से बचना चाहिए। तो एडवांस के तौर पर आपके डील होते टाइम अगर आपको वो व्यक्ति चेक से पेमेंट दे तो आपको मना कर देना चाहिए और अगर आपको वो कैश पेमेंट दे तो 20,000 से ऊपर का पेमेंट आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर किसी और माध्यम से आपको वो एडवांस के तौर पर पेमेंट देता है तो आपको फिर उस पेमेंट को अपने एग्रीमेंट में मेंशन करना चाहिए। तो चेक से मना करने का मेरा कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप चेक लेकर सेल एग्रीमेंट साइन कर देते हैं या रजिस्ट्री के टाइम चेक से पेमेंट लेकर रजिस्ट्री को करवा देते हैं, सेल डीड निष्पादित करवा देते हैं और किसी भी बैंक की गलती की वजह से, कोई टेक्निकल कारण से या चेक देने वाले की किसी गलती की वजह से बैंक डिसऑनर कर देता है, उसको रिटर्न कर देता है, बाउंस हो जाता है और आपने चूंकि अपने हाथ काट के दे दी है, रजिस्ट्री करवा दी है और अब आपके पास पैसा भी नहीं आया चूंकि चेक रिटर्न हो चुका है। तो आप बहुत बड़े झमेले में उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे और फिर बैंक के, रजिस्ट्री विभाग के और उस व्यक्ति के घर के चक्कर काटते रह जाएंगे। इसलिए किसी भी संभावित मुश्किल से बचने के लिए होती कोशिश आपको चेक से पेमेंट नहीं लेना है। आपको किसी बैंकिंग के माध्यम से, आरटीजीएस से, एनईएफटी से, पे ऑर्डर के जरिए या अन्य ऑनलाइन सिस्टम के जरिए आपको अपने बैंक अकाउंट में सीधे पेमेंट प्राप्त करना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति ने आपसे सेल एग्रीमेंट किया है उसी के नाम से आपको रजिस्ट्री करवानी है और जिसके नाम से आप रजिस्ट्री करवाते हैं आपको उन्हीं व्यक्तियों के या व्यक्ति के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा लेना है। कई व्यक्ति ऐसा करते हैं कि अपनी पत्नी के अकाउंट से, अपने भाई के अकाउंट से, अपने पिता के अकाउंट से या फिर अपने बेटे के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। पैसा लेने वाला ले भी लेता है, वो ये सोचता है कि मुझे तो पैसा ही लेना था और वो पैसा मुझे मिल चुका है, लेकिन वो पैसा अन्य किसी व्यक्ति के अकाउंट से आता है और बाद में आप इनकम टैक्स के झमेले में उलझ जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा कई बार प्रॉपर्टी को खरीदने वाला कोई कंपनी होती है और उस कंपनी का कोई सोलो पार्टनर होता है या सोलो मालिक होता है, वो उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, कंपनी के नाम से खरीदता है। तो आप कंपनी के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं, कंपनी के थ्रू पैसा ले रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस कंपनी के पार्टनर या मालिक सिंगल या सोलो होना चाहिए। अगर उसके कई पार्टनर हैं
तो फिर आपको उन सभी पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा लेना होगा, क्योंकि आप उस कंपनी को रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उस कंपनी को उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। और अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको इनकम टैक्स से संबंधित कई तरह की समस्याएं आ सकती है और आपको सीए से कंसल्ट करना पड़ सकता है। मेरे इस वीडियो को जिस व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, अगर उसने पूरा देख लिया तो उसकी जिंदगी का ये टर्निंग पॉइंट होगा, और किसी भी भविष्य में बेचने के लिए उसके पास कोई प्रॉपर्टी आएगी तो वो उस प्रॉपर्टी को बेचने में मास्टरशिप हासिल कर लेगा और किसी भी प्रकार का भविष्य में उसके साथ धोखा नहीं होगा, बशर्ते वो मेरी बताए हुए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा और मेरे इन पॉइंट्स को फॉलो करेगा। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि पेमेंट कंडीशंस का भी आपको स्पेशली इसमें ध्यान रखना होगा। अगर किसी व्यक्ति को आपने 60 लाख में प्रॉपर्टी बेची है और वो 2 व्यक्ति मिलकर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, सीधा सीधा फंडा यह है कि उन दोनों व्यक्तियों के अकाउंट से 30-30 लाख रुपए आपके अकाउंट में सीधे आ जाने चाहिए और आपको प्राप्त हो जाने चाहिए। दोस्तों बारी आती है छठे पॉइंट की, जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, और इस पॉइंट के बाद मैं आपको एक बोनस पॉइंट और दूंगा, जिस पॉइंट को जानने के बाद आप इस प्रॉपर्टी को या किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के मास्टर बन जाएंगे। तो वो पॉइंट ये है कि आपने जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची है, जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो वो जब सेल एग्रीमेंट करता है तो सेल एग्रीमेंट के करते वक्त कई व्यक्ति पोस्ट डेटेड चेक देते हैं, पीडीसी जिसको बोला जाता है, यानी कि एग्रीमेंट आज किया जा रहा है लेकिन चेक आपको 10 दिन 15 दिन की बाद का डेट का वो देगा। तो इस प्रकार के पोस्ट डेटेड चेक को आपको लेने से बचना होगा और बचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि चेक ही नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप किसी भरोसे के व्यक्ति को प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, आप उसको जानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में चेक ले सकते हैं, लेकिन आपको ये भरोसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया चेक बाउंस नहीं होगा, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन पोस्ट डेटेड चेक की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी तारीख जो वो डाल के दे रहा है उस तारीख को वो पेमेंट आपको दे ही देगा, क्योंकि आप एग्रीमेंट पहले ही कर चुके हैं, आपने अपने हाथ काट के पहले ही दे दिए हैं। तो भविष्य में किसी भी प्रकार के वाद विवाद, इफ बट या किंतु परंतु में आप फंस जाएंगे और फिर वाद विवाद के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो ये सावधानी आपको रखनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से जब तक वो बहुत ज्यादा आपका घनिष्ठ न हो, बहुत ज्यादा आपके विश्वास का न हो, या बहुत ज्यादा उस पर आपको भरोसा नहीं हो, या आपका उससे पहले लेन देन का कोई काम पड़ा हो, ऐसे व्यक्ति से आप चेक ले सकते हैं। लेकिन पोस्ट डेटेड चेक किसी भी व्यक्ति से किसी भी सूरत में न लें, क्योंकि आप पहले हाथ काट के दे रहे हैं, आप लिख कर पहले दे रहे हैं और पैसा आपको बाद में मिलने की गारंटी है या नहीं है, ये भविष्य के गर्त में छुपा होता है। इसलिए किसी भी संभावित मुश्किल से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप पोस्ट डेटेड चेक न लें, सेम डेट का चेक लें, या फिर चेक लें ही नहीं, किसी अन्य माध्यम से वो पैसा लें। दोस्तों इस वीडियो में किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये बातें सिर्फ हम अवेयरनेस के लिए बताते हैं, आपको जागरूक करने के लिए बताते हैं, और आपको किसी भी तरह का किसी भी प्रॉपर्टी में बेचते वक्त कोई नुकसान न हो, किसी वाद विवाद का सामना ना करना पड़े, या किसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, ये सब बातें हम आपको इसलिए बताते हैं। और हमारे द्वारा दी गई किसी भी जानकारी से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो ये हमारा सौभाग्य होता है। अब दोस्तों हम उस मुकाम पे आ गए हैं, वीडियो के एंड में हम उस वादे पर आ गए हैं जो वादा हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे किया था कि हम आपको 6 पॉइंट ऐसे बताएंगे जो किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त आपके काम आएंगे। लेकिन साथ ही इन 6 पॉइंट को समझने के बाद आपको एक बोनस पॉइंट भी देंगे, जिस बोनस पॉइंट को, इन 6 पॉइंट को समझने के बाद आपको समझना आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों बोनस पॉइंट ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, किसी भी फर्म को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो आपको उसके बैकग्राउंड को पता कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी जुटा लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल माइंडेड तो वो व्यक्ति नहीं है, उसके पास उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेगा, किस माध्यम से करेगा, उसके पास उस पैसे का आने का स्रोत क्या है, और भविष्य में अगर उससे व्यवहार पड़े तो वो व्यक्ति व्यवहार में कैसा है, ये सारी जानकारी आपको ले लेनी होगी। आप किसी बिल्डर को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो बिल्डर के बारे में जानकारी करनी होगी कि वो बिल्डर व्यवहार में कैसा है, पूर्व में उसने कितने प्रॉपर्टी की डील्स को फाइनल किया है और कैसे उन व्यक्तियों को उसने पैसा दिया है। इसी तरह से अगर आप किसी फर्म को दे रहे हैं तो आपको उस फर्म के बारे में भी जानकारी करनी होगी कि उस फर्म का व्यवहार कैसा है, लेन देन कैसा है, उसने किसी व्यक्ति से कोई चीज खरीदी है तो उसको पैसा कितने टाइम से दिया है या नहीं दिया है, या किस प्रकार से दिया है। तो ये सारी बातें आप जिस व्यक्ति को भी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स
जानना जरूरी है। अगर आप उसके बारे में अनजान रहेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो आपके साथ 100% धोखा होगा, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपके साथ कई तरह की मुश्किलें आ सकती है, खरीदने वाला इब्बट कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी की डील को अटका सकता है, आपको झमेले में डाल सकता है। तो ये 7 पॉइंट, 6 पॉइंट मेन पॉइंट और एक बोनस पॉइंट के साथ हमने आपको इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश की है कि किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त हमको किन किन पॉइंट्स को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, मैं वादा करता हूँ, 100% दावा करता हूँ कि अगर ये 7 पॉइंट किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त अगर आपने अपने जहन में रखे, तो आपके साथ किसी भी प्रकार का चीटिंग, धोखा या फ्रॉड नहीं होगा और आप एक अच्छे तरीके से अपनी प्रॉपर्टी की डील को फाइनल कर पाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते समय इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और इसी तरह के और वीडियोस आपके सामने लाकर रखते रहें। दोस्तों, अगर आपका इससे संबंधित कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अच्छा सा कमेंट करें। और मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि काफी लोग एक ही लाइन में अपना सवाल बताते हैं और एक ही लाइन में उनको जवाब चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ इस तरह से है कि एक लाइन में न तो बात को समझा जा सकता है और न ही एक ही लाइन में उस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, वहां पर हमसे कांटेक्ट करके अपना सवाल अच्छे से समझाइए और अच्छे से अपने सवाल के जवाब को समझ जाइए। इसके अलावा हमारे पास एक्सपर्ट लॉयर पैनल की टीम है, आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल नहीं करके सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि हम अपने एक्सपर्ट लॉयर पैनल से आपकी बात करवा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।